नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बियॉन्ड इमेजिनेशन में। मैं प्रवीण कुमार चौधरी, सीनियर लेक्चरर फिजिक्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में विमीय विश्लेषण भी कहते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। इसका पहला पार्ट जो है वो है मेजरमेंट एंड यूनिट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मापन और मात्रक। और इसका सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा द एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, कि डायमेंशंस के उपयोग क्या हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में अगर हमें किसी चीज़ के बारे में विस्तार से जानना हो, किसी वस्तु के बारे में डिटेल से जानना हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले उस चीज़ को मेज़र करेंगे, उस चीज़ को नापेंगे। यानी इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि भौतिक राशियाँ। उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट पूरे संसार में सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है, सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि माउंट एवरेस्ट की पहचान उसकी ऊंचाई से है, उसकी हाइट से है। तो एक्चुअल में हमने यहाँ पर क्या किया? हमने माउंट एवरेस्ट की तुलना जो है और छोटे छोटे पहाड़ों से की। हमारे पास में ये माउंट एवरेस्ट है, जैसा कि आप यहाँ एनिमेशन में देख रहे हैं कि ये एक माउंट एवरेस्ट है। ये ऊंचा पर्वत है सबसे पूरे संसार में, और ये छोटे छोटे जो हैं ये पर्वत हैं, इनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। फिर हम बता पा रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है और बाकी पर्वत उतने ऊंचे नहीं हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? हम लोगों ने वास्तव में यहाँ पर इनके बीच में एक तुलना करी, कंपैरिजन किया, फिर जाना कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे संसार में सबसे विशालकाय स्तनधारी यानी मैमल्स कौन सा है, तो आप कहेंगे कि व्हेल मछली है, व्हेल फिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेल मछली की पहचान जो है उसके विशाल आकार से है, उसके भारी भरकम वजन से है। और इसका मतलब जैसा कि एनिमेशन में आप देख रहे हैं ये भी हुआ कि व्हेल मछली के बराबर कोई दूसरी मछलियां नहीं हैं, कोई दूसरे मैमल्स उसके बराबर नहीं हैं। व्हेल मछली बहुत बड़ी है और मछलियां जो हैं उतनी बड़ी नहीं है, उनका आकार कम है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि व्हेल मछली की तुलना जो है और जितने मैमल्स हैं और जितने स्तनधारी हैं उनसे करी, और ये जाना कि व्हेल मछली जो है वो विश्व में सबसे भारी है, सबसे विशालकाय है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? वास्तव में यहाँ पर भी हमने जो है सिर्फ एक कंपेरिजन किया, दोनों के बीच में एक तुलना करी। तो इससे ये साफ हो जाता है उपरोक्त एग्जाम्पल्स में जो हमने भी आपको बताए कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया। हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स में वास्तव में जो है दो चीज़ों की या दो से ज़्यादा चीज़ों की तुलना करी, उनके बीच में कंपैरिजन किया। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं तो उनके बीच में हम तुलना कर रहे होते हैं, उनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। चलिए अब एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लें कि आप एक कपड़े की दुकान में गए और वहाँ पर दुकानदार से आपने 1 मीटर का कपड़ा मांगा। तो वहाँ पर दुकानदार क्या करेगा कि 1 मीटर की स्केल के बराबर नाप करके कपड़ा वो आपको दे देगा। तो वहाँ पर उसने क्या किया? वहाँ पर उसने 1 मीटर की स्केल की तुलना उस कपड़े से करी, कंपैरिजन उस कपड़े से किया और उतना कपड़ा काट करके आपको दे दिया। तो यहाँ पर जो 1 मीटर की स्केल है इसको हम बोलेंगे नोन क्वांटिटी, यानी कि ज्ञात राशि, और जो कपड़ा है उसको हम बोलेंगे अननोन क्वांटिटी, यानी कि अज्ञात राशि। यानी हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट यानी मापन क्या है? अज्ञात राशि और ज्ञात राशि के बीच में एक तुलना है, एक कंपैरिजन है। और यह भी कहा जा सकता है द मेजरमेंट इज सेड टू बी द कंपैरिजन बिटवीन द नोन क्वांटिटी एंड अननोन क्वांटिटी। अर्थात मापन जो है वो ज्ञात राशि और अज्ञात राशि के बीच मात्र एक तुलना है या कंपैरिजन है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है वो क्या है? वो सिर्फ एक मापन का विज्ञान है, यानी फिजिक्स इज द साइंस ऑफ द मेजरमेंट।
क्योंकि फिजिक्स में हम लोग करते क्या है, फिजिक्स में हम हर जगह पर सिर्फ मेज़र ही करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसे हम एम्पियर में मेज़र करेंगे, पोटेंशियल की बात करें तो उसे हम वोल्ट में मेज़र करेंगे, लाइट में अगर फोकल डिस्टेंस की बात करें तो उसे हम मीटर में मेज़र करेंगे। हम लोग हर जगह करते क्या हैं, सिर्फ मेज़र करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ द मेजरमेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए, उसको बताने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, या कह सकते हैं कि उसमें दो चीज़ें शामिल होंगी, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट में जो है लिखते हैं PQ यानी फिजिकल क्वांटिटी। ये जो है डिपेंड करती है, यानी इसमें दो चीज़ शामिल होती हैं। पहली होती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू n और दूसरी होती है उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट U। यहाँ पर n जो है वो है न्यूमेरिक वैल्यू, उसका आंकिक मान, और U जो है वो यहाँ पर है यूनिट यानी कि मात्रक, इसको बोलेंगे न्यूमेरिक वैल्यू। और यहाँ पर U जो है वो है यूनिट। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके जो है वो फिजिकल क्वांटिटी बनती है। यानी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने या जानने के लिए हमको न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट दोनों की आवश्यकता होगी। अब इसको और ज़्यादा समझने के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सपोज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 10, और आपसे कहें कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक कोई नंबर लिखा है, कोई अंक लिखा है। लेकिन ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये कौन सी भौतिक राशि है, लंबाई है, द्रव्यमान है, लेंथ है, मास है, टाइम है, क्या है ये, आप इसको नहीं बता सकते, क्योंकि इसके संग में यूनिट नहीं शामिल है, सिर्फ इसकी न्यूमेरिक वैल्यू शामिल है। अगर इसके आगे हम लिख दें किलोमीटर, तो अब आप तुरंत कह देंगे कि ये जो है लेंथ है या कोई डिस्टेंस की बात हो रही है। यानी फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए, समझने के लिए हमको न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ उसकी यूनिट की भी ज़रूरत होगी। अब सपोज एग्जांपल और लेते हैं, अगर यहाँ पे लिख दें हम 10, आगे लिख दें किलोग्राम kg, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये जो है वेट है, ये मास है, ये द्रव्यमान की बात हो रही है, क्योंकि ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है और ये जो है वो मास की यूनिट है। तो यूनिट लगने से उस चीज़ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बड़े आसानी से जान गए, समझ गए कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको वर्णन करने के लिए हमको न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ उसकी यूनिट की भी ज़रूरत होगी, उसकी मात्रा की भी ज़रूरत होगी। चलिए अब देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटियाँ यानी कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। द टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो मेनली 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल राशियाँ। दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्युत्पन्न राशियाँ। और तीसरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, जिसको हिंदी में कहते हैं पूरक राशियाँ। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उनको आपस में एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है। द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और ये उनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जैसे पहली है आपके पास में लेंथ, लंबाई, जिसकी यूनिट है मीटर। दूसरी आपके पास में है द्रव्यमान यानी कि मास, उसकी यूनिट है किलोग्राम। तीसरी आपके पास में है समय यानी कि टाइम, इसकी यूनिट है सेकंड। चौथी हमारे पास में है टेम्परेचर यानी कि तापमान, इसकी यूनिट है सेंटीग्रेड। पांचवी है इलेक्ट्रिकल करंट, जिसको बोलते हैं वैद्युत धारा, इसकी यूनिट है एम्पियर। छठी है आपके सामने इन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता, इसकी यूनिट है कैंडिला यानी कि CD। और सबसे आखिरी में है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसकी यूनिट है मोल। इस प्रकार से आपके पास में ये जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और ये उनके जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला करके बनाई जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसके एग्जांपल्स जैसे कि आपके पास में एक एग्जांपल ले लें यहाँ पर
कि आपके पास में जो है ये है स्पीड। स्पीड यानी कि चाल, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब हो गया यहां पर है कि लेंथ यानी कि L, और ये हो गया आपके पास में टाइम, यानी ये हो गई आपके पास में लेंथ, ये हो गया टाइम। यानी यहां पर कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो आपकी दो फंडामेंटल यूनिट्स को मिला करके बनाई गई है, लेंथ और टाइम। एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। सपोज फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, जहां पर m जो है वो मास है, द्रव्यमान है, और a जो है वो एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और वेलोसिटी की आप जानते ही हैं m इंटू वेलोसिटी यानी कि स्पीड, ये होता है आपका है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब क्या हो गया, फिर वहीं पे लेंथ यानी कि लेंथ अपॉन टाइम अपॉन टाइम। तो इस तरह देख रहे हैं आप यहां पर कि जो फोर्स है वो भी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके बनाया गया है, जहां पर लेंथ है, टाइम है और टाइम है। इस तरह से बहुत से एग्जांपल्स हैं डेराइव यूनिट के, यानी जो क्वांटिटीज जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके बना दी जाएं, वही कहलाती हैं डेराइव क्वांटिटीज। चलिए अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी कि पूरक राशियों के बारे में। ये सिर्फ दो ही होती हैं। पहली होती है हमारे पास में एंगल, इसे हम लोग बोलते हैं कोण, और सेकंड होती है सॉलिड एंगल। जिसे बोला जाता है हिंदी में घन कोण। तो जो एंगल है वो टू डायमेंशन शेप के लिए यूज करा जाता है, जैसे कि थीटा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में कोई दो प्लेन है, इस तरीके से दो प्लेन हैं, दो तल हैं, उनके बीच में थीटा एंगल होगा। या दो लाइनें हैं उनके, या दो लाइनें इस तरीके से, दो लाइनें जो हैं उनके बीच में एंगल होगा, वो थीटा होगा। या कोई दो प्लेन है इस तरीके से, कोई उनके बीच में एंगल होगा, वो थीटा होगा। यानी जो एंगल जो होगा वो टू डायमेंशन शेप के लिए होगा। और इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, थीटा यानी कि एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। इसको हिंदी में बोलते हैं चाप बटे त्रिज्या। इसको हम लोग डिग्री में भी मेजर करते हैं और इसको रेडियन में भी मेजर करते हैं। जैसे कि 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई। तो ये हो गया डिग्री और ये हो गया आपका रेडियन। और इसी तरीके से सॉलिड एंगल यानी कि घनकोण जो होता है वो 3 डायमेंशन शेप के लिए लिया जाता है, यूज करा जाता है। जैसे कि इस तरह की शेप को, जैसे कि आपका कोई कोन है, कोई इस तरह का कोई कोनिक शेप है, तो उसके बीच में जो एक एंगल होगा वो होगा आपका सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशन शेप है। अगर इसको हम इस तरह से बनाएं किसी कोन को, तो जो एंगल जो चारों तरफ से जो एंगल बनेगा, चारों तरफ से, यहां पर सिंगल बना था, दो लाइन के बीच में था, यहां पर पूरी एक बाउंड्री है, उसके बीच में एक घिरा हुआ एंगल है, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसको हम लोग ओमेगा से भी दिखाते हैं और भी लेटर से भी दिखाते हैं अलग अलग बुकों में। तो ये कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। यानी कि जो आपका सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशन के लिए यूज होगा और आपका जो एंगल है यानी प्लेन एंगल है वो 2 डायमेंशन शेप के लिए यूज होगा। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। और इसको दिखाते हैं SR से। अभी तक आपने जो है
मेज़रमेंट और यूनिट के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया, उनके बेसिक जान लिए, इनकी इंपॉर्टेंस जान लिया। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण। डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन क्या है, तो ये आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हों, चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हों, जितनी भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम लोग कई तरीके से मेजर कर सकते हैं, कई तरीके से नाप सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम यहाँ पर लेंथ की बात करें, लेंथ यानी कि लंबाई, इस लेंथ है लंबाई को हम कितनी तरीके से मेजर कर सकते हैं। इसे हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, इसको हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, डेसीमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइल में मेजर कर सकते हैं। यानी कि इस क्वांटिटी को हमें मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनकी यूनिट्स बहुत सारी हो सकती हैं। अब जैसे सपोज अगर हम बात करें यहाँ पर मास की, मास यानी कि द्रव्यमान, तो इसको भी यहाँ पर हम कई तरीके से अलग अलग यूनिटों में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, टन, क्विंटल, कई तरह की यूनिट्स यहाँ पे बन सकती हैं। अब जैसे बात करें समय यानी कि टाइम की, तो दिन, महीने, साल, मिनट, सेकंड, आवर्स, कई तरीके से। तो यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कई यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसकी जो है यूनिट्स हैं, अलग अलग तरीके उसकी नाप हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने एक तरीका निकाला, एक प्रयास किया कि क्यों ना एक फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो हम व्यक्त करें, उसको रिप्रेजेंट करें। तो डायमेंशन क्या है, एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने का तरीका है, एक मेथड है, ताकि उसकी बहुत सारी यूनिट ना रहे, एक उसका एक फॉर्म मिल जाए, एक उसका रूप मिल जाए कि इस रूप में या इस फॉर्म में उस फिजिकल क्वांटिटी को हम पहचानेंगे या जानेंगे। अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग जो है उसकी जो है मेजरमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके स्थान पर हमारे पास में एक कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके, व्यक्त कर सके। यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक तरीका है, एक मेथड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। यही डायमेंशन है, यही डायमेंशन एनालिसिस है। यहाँ पर हम अगर इसके डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की वो पावर्स हैं जो उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उनकी यूनिट्स के ऊपर, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। यानी डायमेंशंस क्या हैं, एक पावर्स हैं, वो पावर्स हैं जो उस यूनिट्स के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डायमेंशंस। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड फॉर डिस्क्राइब द या फॉर रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज। ये सारी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, जितनी सातक की सातक क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, और हमको इनकी निकालनी है डायमेंशन। डायमेंशन यहाँ पे इसकी देखेंगे क्या होता है। अगर हम लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो इसको एक लेटर से हम डिनोट करेंगे, वो होगा कैपिटल एल, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो अगर उस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एक लेटर को जिससे इसको डिनोट करते हैं और उस लेटर को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो वो कहलाती है आपकी उस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन। यानी यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन क्या आ गई, एल। सिर्फ इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है, तो ये इसका एक तरीका है, ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह मास के देखेंगे हम, मास को हम दिखा देंगे कैपिटल एम से, और इसको हम कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज, तो ये बन जाएगी आपकी मास की डायमेंशन, यानी कि मास की विमा। टाइम को हम दिखा देंगे कैपिटल टी से, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, तो ये टाइम की डायमेंशन बन जाएगी। इसके बाद टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पर दिखा देंगे इसको थीटा से। टेम्परेचर को कहीं कहीं पर थीटा से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डिनोट किया है थीटा से, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये टेम्परेचर की डायमेंशन यानी कि विमा हो जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते हैं एम्पियर यानी कैपिटल ए से, इसको ब्रैकेट में बंद किया, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन हो गई। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग दिखाते हैं कैंडेला यानी कि सी डी से, कैंडिला यानी कि सी डी, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को हम डिनोट करते हैं मोल से, तो एम ओ एल ई,
और इसको हमने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये हो गई आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन, पदार्थ की मात्रा की डायमेंशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिस लेटर से डिनोट करते हैं उस लेटर को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो उस फंडामेंटल क्वांटिटीज की वो डायमेंशन बन जाती है। चलिए आपको एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, यानी कि व्युत्पन्न राशियों के बारे में। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं एरिया, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी कि क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं एरिया। इसको बोलते हैं क्षेत्रफल हिंदी में। इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कह सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज है और विड्थ वो भी एक लेंथ के फॉर्म में होती है, लंबाई वो भी होती है, तो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। यानी इसको हम दिखाते हैं कैपिटल एल से, इसकी डायमेंशन कैपिटल एल हो गई और इसकी डायमेंशन भी हो गई कैपिटल एल, क्योंकि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ की। यानी यहां पर हो गया आपका एल की पावर 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 1। तो ये आ गया आपका एरिया की डायमेंशन, एरिया की विमा। इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको लिख सकते हैं हम लोग MLT के फॉर्म में, M0 L2 T0। आपके दोनों ही आंसर सही हैं, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का कि इसको MLT फॉर्म में लिखा जाता है, एक इसका एक तरीका है, बाकी दोनों ही आपके जो है आंसर ठीक हैं। ये आपको बताता है, ये फॉर्मूला आपको बताता है डायमेंशन का कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है वो मास में एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों उसमें नहीं आते हैं, 0 0 है उनकी पावर्स, और वो सिर्फ लेंथ में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसकी पावर 2 है और वहाँ पर लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 2 बार यूज़ हुई है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एरिया जो है, जो उसकी डायमेंशन है, जो उसकी पावर है, वही उसकी डायमेंशन है। यानी यहाँ पर L की पावर 2 है तो एरिया में जो है लेंथ 2 बार यूज़ हुआ है। चलिए अब एक एग्जाम्पल और देके चलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी का, वो है आपका वेलोसिटी यानी कि वेग। वेलोसिटी हिंदी में इसको बोलते हैं वेग। इसका फॉर्मूला जो होता है, देखिए डायमेंशंस एनालिसिस में डायमेंशन तभी आप निकाल पाएंगे जब उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का आपको फार्मूला पता होगा। अगर फार्मूला नहीं पता है तो डायमेंशन निकालने में बहुत समस्या आने वाली है, इसलिए फार्मूला जो है आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी यानी वेग का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो आपको पता ही होगा कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नहीं आएगा। लेकिन डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डायमेंशन वो एक लेंथ के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट भी होता है और लेंथ के फॉर्म में डिस्टेंस भी होती है, इसलिए डायमेंशन में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फॉर्मूला सही होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको बोलते हैं विस्थापन बटे समय। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी एक लेंथ के फॉर्म में होता है, एक दूरी है, लेंथ है, यानी उसकी डायमेंशन क्या मिल जाएगी आपको L अपॉन, और टाइम की डायमेंशन तो आपको जानते हैं T, यानी इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको LT-1। ये आपका आंसर आ गया, यानी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई LT-1। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें यानी कि MLT फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर M0 LT-1। यानी ये फॉर्मूला ये बताता है कि वेलोसिटी मास में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें द्रव्यमान नहीं आता है, L और T में एग्जिस्ट करती है। चलिए एक एग्जाम्पल और देके चलते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का। एक्सेलरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। मैंने आपको बताया फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, बिना फार्मूले के डायमेंशन निकालने में बहुत समस्या आएगी। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम, और वेलोसिटी यानी हमको वेलोसिटी की डायमेंशन रखनी है और टाइम की डायमेंशन रखनी है, इसको सॉल्व कर देना है। तो वेलोसिटी डायमेंशन अगर आपको नहीं पता है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लें, नहीं तो वेलोसिटी डायमेंशन हम लोगों ने अभी निकाली, वो होती है LT -1। LT -1 अगर नहीं याद है तो यहाँ से निकाल लें, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख लें। LT -1 अपॉन टाइम की होती है T। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर LT -2, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो मिल जाएगा हमको m0 LT -2। यानी यहाँ कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मास में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ लेंथ में और टाइम में एग्जिस्ट करता है। चलिए एग्जाम्पल एक और देके चलते हैं लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक संवेग। इसको दिखाते हैं कैपिटल P से। वही वाली बात, फार्मूला आपको आना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं आता है तो डायमेंशन निकालने में समस्या आएगी। फार्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का P = m × v, जहाँ पर m जो है उसका द्रव्यमान है, मास है, v यहाँ पर जो वेलोसिटी है या स्पीड है या वेग है। और हमें इन दोनों की डायमेंशन या तो बिल्कुल पता हो, रटी हुई हो तो ठीक है, नहीं तो उसको हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो मुझे तो रटी हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ m मास, इसकी होती डायमेंशन कैपिटल M इंटू v यानी कि वेलोसिटी, इसकी होती है आपकी LT -1 इन स्क्वायर ब्रैकेट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा MLT -1। यह आपकी लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं काइनेटिक एनर्जी का, KINETI से, काइनेटिक एनर्जी। इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसको दिखाते हैं कैपिटल K से। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर जो 1/2 आया, डायमेंशन एनालिसिस में किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की डायमेंशन नहीं होती, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही देखना है, उन्हीं की डायमेंशंस को यूज यहाँ पे करना है। तो 1/2 यहाँ हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या ड्राइव्ड क्वांटिटीज को ही जो है वहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो ये है m यानी मास, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल M इंटू ये है वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन होती है LT -1। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ सब निकाल सकते हैं, और यहाँ पर v² है इसलिए इसके ऊपर यहाँ पर v² आ जाएगा। ये आपको मिल जाएगा m, और ये स्क्वायर अंदर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको L2T -2, और इनको एक साथ लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर m L2T -2। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई m L2T -2। ये भी बताता है कि काइनेटिक एनर्जी तीनों यानी कि मास में भी एग्जिस्ट करती है, लेंथ में भी एग्जिस्ट करती है, और टेम्परेचर में और टाइम में भी एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल और देके चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ आपको बता दूं कि जितनी भी एनर्जीज हैं सबकी डायमेंशन जो है वो एक ही आएगी। आप यहाँ पे स्वयं देख लेंगे। अभी अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। फार्मूला होता है इसका है, इसको दिखाते हैं U से। U = होता है mgh। फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, उसको पता होना बहुत जरूरी है। तो mgh, जहां पर m जो है वो मास है, द्रव्यमान है। यहाँ पर स्मॉल g जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, और h यहाँ पर जो है वो है हाइट यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ पर सबके डायमेंशन रख देंगे। मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M,
स्मॉल जी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसकी डायमेंशन वही होगी जो एक्सीलरेशन की होगी, यानी त्वरण की होगी, यानी कि Lt-2। एंड जो यहाँ पर h है, हाइट है, वो लेंथ के फॉर्म में होगा, वो भी एक लंबाई है लेकिन ऊंचाई में है, इसलिए इसकी डायमेंशन होगी लंबाई यानी लेंथ की कैपिटल L। इसको एक साथ लिख देंगे तो आपको मिलेगा m L2, ये दोनों आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, L2 एंड T-2। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आ गई mL2 T-2, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन भी थी mL2 T-2। जितनी एनर्जीज हैं सबकी डायमेंशन एक ही होगी। चलिए अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, फोर्स। इसको बोलेंगे हिंदी में बल, इसको दिखाएंगे कैपिटल F से। इसकी डायमेंशन क्या होगी, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स F इक्वल टू होता है m इंटू A, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पे दोनों की डायमेंशन जब पुट कर देंगे तो m की डायमेंशन तो m ही होगी मास की, एंड एक्सीलरेशन की डायमेंशन, त्वरण की डायमेंशन क्या होगी, वो होगी Lt-2। दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो आपको मिलेगा mL-T-2। अगला एग्जाम्पल है स्ट्रेस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी कि बल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ये हिंदी है इसकी। फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है, और फोर्स के डायमेंशन हम लोग जानते हैं, अभी निकाला mL-T-2। अगर नहीं पता तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये है mL-T-2 एंड एरिया की डायमेंशन होती है L2। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा mL-1T-2। तो ये आपके स्ट्रेस की डायमेंशन निकल करके आ गई। चलिए अब देखते हैं कांस्टेंट की डायमेंशन के बारे में। डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट, यानी नियतांकों की विमाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो पहले एग्जांपल लेके चलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। यहाँ पर F जो है फोर्स है, R जो यहाँ पर रेडियस है, और रेडियस को हम लोग क्योंकि लेंथ है, वो भी एक लेंथ है तो उसकी डायमेंशन लेंथ की यहाँ पर यूज़ होगी, और M1 M2 यहाँ पर जो है जो उसके मासेस हैं, तो यहाँ पर डायमेंशन पुट करेंगे। फोर्स की होती है mL-T-2। अगर यहाँ पर आपको डायमेंशंस याद हैं तो बहुत शॉर्ट में काम हो जाता है, नहीं तो फिर हमको यहाँ पर F की डायमेंशंस अलग से यहाँ पर निकालनी पड़ती फॉर्मूला लगा करके। और R स्क्वायर, R की यहाँ पर होती है लेंथ L, और चूंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर अपॉन M, इस M1 का M और इस M2 का भी मास M, इसका डायमेंशन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर m-1L3 एंड T-2। तो ये हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की विमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू H न्यू। E यहाँ पर एनर्जी है, H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू यहाँ पर जो है वो है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल लेते हैं। H इक्वल टू, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट यही है, H इक्वल टू E अपॉन न्यू, और E की डायमेंशन आपको पता है वो है mL2 एंड T-2।
अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर m L2 एंड t-1। तो ये आ गई आपकी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है E = 3/2 K एंड T। यहाँ पर E एनर्जी है, 3/2 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, डायमेंशन में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। K यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और यहाँ कैपिटल T जो है वो है टेम्परेचर। यहाँ से K की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कांस्टेंट यही है, तो K = मिल जाएगा आपको 2/3 E अपॉन कैपिटल T। इसको लेके चलना नहीं है, इसकी डायमेंशन रखनी है। कैपिटल E एनर्जी की डायमेंशन तो आपको पता ही है, m L2 t-2 एंड ये टेम्परेचर है, इसकी होती है थीटा। सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा m L2 t-2 θ-1। तो ये आ गई आपकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन। चलिए अब बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके डायमेंशंस होती ही नहीं हैं, उनको बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देखें ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। एंगल यानी कि कोण, इसका फॉर्मूला होता है थीटा = आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी यहां पर लेंथ है और रेडियस भी यहां पर लेंथ है, यानी कि आर्क L और रेडियस भी जो है वो L। आर्क अपॉन रेडियस, अगर हम यहां पर कोई एक सर्किल यहां पर ड्रॉ करें तो ये इसके रेडियस है, ये इसका एंगल है, तो ये इसकी रेडियस R और ये इसकी आर्क, ये इसकी रेडियस R और ये इसकी आर्क, ये इसकी आर्क, तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो यहाँ पर आर्क लेंथ यानी L का डायमेंशन, रेडियस L यानी L का डायमेंशन, यानी यहाँ मिल जाएगा आपको L0। यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये मिल जाएगा आपको M0 L0 एंड T0। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एंगल की डायमेंशन नहीं है, एंगल इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक क्वांटिटी और है जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है और वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं विकृति। इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है जहां आपको डिटेल से इसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमको निकालनी है इसकी डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या होगी? स्ट्रेन यानी कि विकृति, यानी किसी के शेप में जो है कुछ चेंजमेंट कर दिया जाए उसको बोलते हैं स्ट्रेन या विकृति। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब लेंथ यानी उसकी डायमेंशन हो जाएगी L, और इनिशियल लेंथ का मतलब भी लेंथ यानी उसकी डायमेंशन हो जाएगी L। इसलिए यहां पर आपको मिल जाएगा M0 L0 एंड T0, यानी कि स्ट्रेन भी यहां पर हो गई डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इस वीडियो सेशन में आपने देखा और समझा मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में और डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस में जितनी भी डायमेंशंस आपकी बुक में थी, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस यहाँ पर हमने कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। बुक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी डायमेंशंस जो है वहाँ मिलेंगी, तो उनको आप प्रैक्टिस करिएगा। डायमेंशंस हर चैप्टर में, हर फार्मूले में डायमेंशंस बनती है, ये बहुत सारी होती हैं, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इसके में कमांड आपको आ जाएगी। और इसका जो इस पार्ट में जो है डायमेंशंस के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनिट्स, मेजरमेंट्स और डायमेंशंस जो हैं आपको वो समझ में आ गया होगा।
और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप प्लीज़ बताएं। और आज के सेशन में इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशंस, यानी कि डायमेंशंस के क्या यूज़ हैं उसके ऊपर ये कवरेज होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।